हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 दिसंबर। तो जीएस विथ प्रेम करंट अफेयर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। कल हमारे जन्मदिन पे आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी भी जहाँ भी रहें खुश रहें, आप लोग अपनी खूब मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें। तो चलिए, जीएस विथ प्रेम करंट अफेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज है 9 दिसंबर, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट सवाल से। तो आज का पहला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का पहला सवाल है कि लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किसने पेश किया। जी हाँ, लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किसने पेश किया। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी सुप्रिया सुले, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी किरण रिजिजू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुप्रिया सुले। जी हाँ, जो जितने भी कर्मचारी या काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके लिए यह बिल बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे इसमें क्या है। कर्मचारियों को डिजिटल थकान, जी हाँ, कर्मचारियों को डिजिटल थकान से बचने के उद्देश्य से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने 6 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। यह विधेयक कर्मचारियों को कानूनी अधिकार देता है कि वह ऑफिस समय के बाद छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल, ईमेल और संदेशों का जवाब देने से इनकार कर सकें और इसके लिए उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए। जी हाँ, यह बहुत ही लाभदायक भी हो रहा है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि लोग छुट्टी के बाद भी उनको जब वो घर पे रहते हैं तब भी उनके पास उनके बॉस के कॉल या उनके अधिकारियों के कॉल आते रहते हैं कि फला काम करना, धमा काम करना है। तो वहाँ पे भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है वो अपने, और इसी वजह से उनके ऊपर एक पारिवारिक जो खुशियाँ होती हैं उन्हें दे पाते हैं, परिवार को समय भी नहीं दे पाते हैं, हमेशा उलझन में रहते हैं। तो उसी को मद्देनज़र देख रखते हुए यहाँ पर यह बिल लाया गया है। यह बिल भी ऐसे समय आया है जब वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल संचार ने निजी और पेशेवर जीवन की सीमाएं धुंधली कर दी, जिससे टेली प्रेशर, तनाव, नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का उद्देश्य कर्मचारियों को यह कानूनी अधिकार देना कि वे आधिकारिक कार्य समय से बाहर ऑफिस की डिजिटल बातचीत से डिस्कनेक्ट कर सकें। काम निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं स्थापित करता है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है जिसमें दंड कर्मचारी जो दंड होगा इसमें कर्मचारी के कुल वेतन का 1%। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, यह बहुत ही कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर यह पास हो जाता है बिल तो उन्हें, जब वो अपने घर पे रहेंगे तो उनके पास यह अधिकार होगा कि वह अगर अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ से संबंधित कोई भी कॉल या कोई करता है तो उसे डायरेक्ट वो मना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। यहाँ पर पहले देखा कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसे पेश किया, सुप्रिया सुले ने पेश किया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज का दूसरा सवाल है कि एडमिरल कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नौसैनिक अकादमी अजीमाला, ऑप्शन नंबर बी भारतीय थल सेना अकादमी, भारतीय वायुसेना अकादमी, ऑप्शन नंबर डी भारतीय तटरक्षक अकादमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय नौसेना अकेडमी एजीमाला। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। भारतीय नौसेना अकेडमी एजीमाला, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय नौसेना अकादमी अजीमाला 8 से 13 दिसंबर तक 14वें एडमिरल कप की मेजबानी करेगा, जिसमें 35 देश ILCA की 6 श्रेणी नौकाओं का उपयोग करते हुए दुनिया के शीर्ष नौसेना नौकायन चैंपियनशिप में शामिल होंगी। वैश्विक नौसेना प्रशिक्षुओं के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए 2010 में शुरू किया गया। यह आयोजन सहयोग, प्रतिद्वंद्विता, समुद्री संबंधों को बढ़ाता है। 13 दिसंबर को दौड़, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समापन समारोह भारत के नौसैनिक कूटनीति को उजागर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ दिया कि भारतीय नौसेना अकादमी गजीमाला जो है एडमिरल कप की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका आयोजन 8 से 13 दिसंबर तक होगा या इसका 14वां संस्करण भी होगा। तो नौसेना के बारे में हम लोग जानते थे। अभी हाल ही में नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को, और इसके जो प्रमुख हैं हमारे दिनेश त्रिपाठी जी। जी हाँ, ये भी हम लोग याद रखेंगे। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला फैक्ट पढ़ेंगे आज यहाँ पे फैक्ट के प्रारूप में। फिनो SBS अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिशा निर्देशों के बाद ऐसी पहली मंजूरी है। इस बदलाव से फिनो को बड़ी जमा राशि स्वीकार करने, ऋण देने, मौजूदा भुगतान बैंक सीमाओं से परे सेवाओं का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।
5 वर्ष संचालन के बाद यह पात्रता फिनो ने 2017 में शुरू की थी और ऑन टैप SBF लाइसेंसिंग मानदंडों के अंतर्गत आवेदन किया था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि फिनो बैंक जो है उसे अब लघु वित्त बैंक की मान्यता RBI ने दे दी है और वह बड़ी जमा राशि को स्वीकार करने, ऋण देने या मौजूदा भुगतान बैंक सीमाओं से परे सीमाओं का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। तो हम लोगों ने यहाँ फैक्ट पढ़ लिया। अब अगला फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन फैक्ट के रूप में, पुस्तक आई लाइक चैलेंजेस का गुजराती संस्करण जारी हुआ। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंजेस के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। पुस्तक में आनंदीबेन पटेल के एक साधारण परिवार से लेकर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, सांसद और 3 राज्यों के राज्यपाल बनने तक के सफर पर प्रकाश डाला गया है। शाह ने उनके जीवन को इस बात का प्रमाण बताया कि नेतृत्व उद्देश्य संचालित होता है जो साहस और सेवा से प्रेरित होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ये हमारे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक किसका है, तो ये किसके बारे में बताता है, तो हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बारे में इसमें दिया गया है, उनकी जीवनी है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट हम फिर चलेंगे आज के अगले फैक्ट पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तंजानिया में 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तंजानिया ने एंथ्रेक्स, FMD और रिफ्ट वैली बुखार को रोकने के लिए 2019 तक 19 मिलियन मवेशियों, 17 मिलियन बकरी भेड़ियों, 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण करने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। 2029 होगा यहाँ पे, सॉरी 2029 होगा, ये 19 हो गया यहाँ पे, 29 तक 19 मिलियन मवेशियों, 17 मिलियन बकरियों भेड़ और 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण करने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि पशुधन मृत्यु दर को आधा करना, खाद्य सुरक्षा, निर्यात और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना, पता लगाने की क्षमता में सुधार के लिए कान टैगिंग की जाएगी। पशु चिकित्सा दल दूर दराज के चारागाह क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि तंजानिया हाल ही में 2029 तक 19 मिलियन मवेशियों, जिसमें 17 मिलियन भेड़ बकरी और 40 मिलियन मुर्गियों का भी टीकाकरण करने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। अब चलेंगे, यहाँ पर हम लोगों का फैक्ट जो था क्वेश्चन का ख़त्म हुआ। अब चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट में चलेंगे। वन लाइनर में हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन रखे हैं और उसे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वन लाइनर में कि बोधि दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, बोधि दिवस कब मनाया जाता है, हमारे 8 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, बोधि दिवस। एक बोधि वृक्ष भी होता है जो कि जानते हैं आप लोग, बोधि वृक्ष का जिक्र कहाँ है, आप इसे बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि बोधि वृक्ष का जिक्र कहाँ किया गया है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है। अगला देखेंगे, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो इसे 131वां स्थान। जी हाँ, एक और इंडेक्स में इसे आप लोग जोड़ लीजिएगा कि महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान, 131वां। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारत की स्थिति गिरी हुई है। अगला देखेंगे कि किसी क्षेत्र और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो यह महाराष्ट्र है। जी हाँ, किसी क्षेत्र और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पे है और सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार राज्य में किस कक्षा के छात्रों के लिए दर्शन योजना शुरू की गई है, या 9 से 12 क्लास के छात्रों के लिए दर्शन योजना शुरू की गई है बिहार राज्य में। और बिहार में जैसा कि आप लोग जानते हैं हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर विधानसभा की 243 सीट, लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और लोकसभा के मुख्यमंत्री 10वीं बार फिर से हमारे नीतीश कुमार जी बने हैं तथा वहाँ के राज्यपाल जो हैं मोहम्मद आरिफ खान जी हैं तथा वहाँ के भी प्रोटेम स्पीकर जो है नारायण यादव जी को बनाया गया तथा जो स्पीकर बने हैं वहाँ पे विधानसभा की स्पीकर वह प्रेम कुमार जी को बनाया गया। तो ये इतना हमारा बिहार से संबंधित फैक्ट था, आप लोग इसे भी याद रख लेंगे। पहले फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया, जी हाँ, नोबेल शांति तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर पहला फीफा शांति पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया गया। तो और फीफा शांति पुरस्कार जो दिया किसने, गियानी इन्फैंट्रो ने। जी हाँ, गियानी इन्फैंट्रो जो है फीफा के मुख्य हेड हैं, उन्होंने ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी को यह पुरस्कार प्रदान किया। फीफा शांति का पहला पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते होंगे कि यह यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो 77वें क्रम के हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया, तो यह हरियाणा पंचकुला में किया गया। जी हाँ, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ रेलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो हमारा रूस के साथ किया है। जी हाँ, अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमारे यात्रा पे थे और यहीं पर भारत ने 23वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत रूस के 23वें शिखर सम्मेलन भी हुआ, नई दिल्ली में हुआ, जो वहाँ शामिल भी हुए। तो इस तरह हम लोगों ने वन लाइनर का फैक्ट क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के इतिहास में। आज के इतिहास में देखेंगे कि आज के इतिहास में क्या हुआ था। तो जी हाँ, बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव 1721 से 1761 में पेशवा बने थे और 1750 की संगोली संधि के बाद पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए इस पद को वंशानुगत बना दिया था। जी हाँ, बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव 1721 से 1761 तक पेशवा रहे और 1750 की संगोली संधि के बाद पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए इस पद को वंशानुगत बना दिया। अगला देखेंगे, कटक से अटक तक मराठा प्रभुत्व का विस्तार किया। कटक से अटक तक मराठा प्रभुत्व का विस्तार किया, जिसमें तंजौर, मालवा, बुंदेलखंड पर कब्जा किया और 1752 की भालकी संधि में निजाम को हराकर बरार तथा आधा हिस्सा जीत लिया। अलवर्दी खां को उड़ीसा सौंपने और चौथ देने के लिए मजबूर किया। बाद में उदगिरी 1760 में निजाम को पराजित किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसको हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जितने भी फैक्ट हमने बताए, जैसे कि ये हम इसमें कई क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, जैसे कि बालाजी बाजीराव कब से कब तक पेशवा बने, तो यहाँ 1721 से 1761 तक। फिर पूछ लिया कि 1750 में कौन सी संधि हुई, तो संगोली संघ जो है, संगोली संघ जो थी उस पर पूरा अधिकार किया। इसके बाद इसमें पूछा जा सकता है कि मराठा प्रभुत्व का विस्तार कब से कहाँ किया, तो उसमें तंजौर, मलावा, बुंदेलखंड तक कब्जा कर लिया। फिर इसमें 1752 में भालकी की संधि किया, निजाम को हराकर फिर बरार पर आधा हिस्सा जीत लिया था, ये भी हमारा एक फैक्ट बन सकता है। फिर अलवर्दी खां को उड़ीसा सौंप दिया था, ये भी फैक्ट बन सकता है। फिर बाद में उदयगिरी को 1760 में निजाम में पराजित किया, ये भी हमारा फैक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर कम से कम इतने ही हमारे एक पैराग्राफ में लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे आप लोग बार बार 2, 3 बार, 4 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब हम चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे और देखेंगे कि आज क्वेश्चन ऑफ द डे में, चूँकि आज हमने स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं रखा है, चूँकि मैं भी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इसलिए हो सकता है 1-2 दिन क्लास ना भी आ पाए, तो आप इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी आपकी क्लास कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में कंटिन्यू हो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि आज का पहले पढ़ेंगे कल के उत्तर में। तो कल हमने पूछा था कि IUCN की स्थापना कब हुई थी। तो जी हाँ, IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी लोगों ने इसका शानदार उत्तर दिया, उन सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब देखेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर डी टेड्रोस अदनॉन, ऑप्शन नंबर डी अजय कुमार। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है और विश्व बैंक की स्थापना भी कब हुई थी, इसे भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए तथा कमेंट भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और सब्सक्राइब करते वक्त हम अपना बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जल्द ही हम लोग GS का क्लास भी आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं और आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारी इस क्लास का जो चैनल का नाम GS विद प्रेम, इसे आप लोग याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए करंट अफेयर, एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।